हेलो दोस्तों, तो हम देखेंगे उत्तराखंड का लोअर पीसीएस का 2016 का प्री का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल या चमोली? जो इसमें आपका सही आंसर होगा ना, वह होगा आपका पौड़ी गढ़वाल। अब देखो, जो 2017 की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद उसमें क्या बोला गया था, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो पौड़ी गढ़वाल में है। फिर आई थी 2019 की रिपोर्ट, ठीक है ना, उसमें भी बोला गया था एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक रिपोर्ट आती है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट करके। यह रिपोर्ट हर 2 साल बाद निकलती है, ठीक है ना, हर 2 साल बाद निकालते हैं ये अपनी रिपोर्ट। तो इसी में यह बताते हैं। अब देखो, कुछ आपको बेसिक चीज़ें जाननी होगी। जैसे आपको ने पता कर लिया कि सर्वाधिक जो है वन क्षेत्र कहाँ है भैया, पौड़ी गढ़वाल में। अब आप सबसे कम किधर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे कम कहाँ है भैया, वो है आपका उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में है आपका सबसे कम फॉरेस्ट कवर, ठीक है ना। अब देखो और चीज़ें, जैसे जो 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे को लिख लेते हैं, 1981 में जो था ना, वो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ था, एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसने अपनी पहली जो रिपोर्ट थी ना 1987 में निकाली। 1987 में इसने अपनी पहली रिपोर्ट निकाली। फिर ये क्या करने लगा, हर 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट निकालने लगे, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट करके, ठीक है ना। चलो, अब देखो आपके माइंड में एक और आना चाहिए कि अच्छा, इतना बड़ा क्षेत्र होता है तो इसको हम इसका सर्वेक्षण करते कैसे हैं? अगर नहीं आ रहा है तो ये माइंड में आना चाहिए। तो इसमें हम मदद लेते हैं इसरो की। तो आप मुझे इसरो की फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। इसरो की हम मदद लेते हैं सर्वेक्षण के लिए, ठीक है ना, उनकी सैटेलाइटों की, ठीक है। तो चलिए, अब देखो होता क्या है, मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि फॉरेस्ट कवर, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ, फॉरेस्ट कवर। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट कवर है क्या। एक होता है आपका फॉरेस्ट कवर, देखो ये जियोग्राफिकल टर्म है, ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं इसको वन आच्छादित क्षेत्र, ठीक है ना। एक होता है आपका अभिलेखित वन क्षेत्र, जिसे आप कहते हो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, ठीक है ना, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है ना। ये देखो, ये एक लीगल टर्म होती है। क्या होती है, लीगल। चलो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं डिटेल से, ठीक है ना। देखो हम डिटेल से पढ़ते हैं इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। अब इतनी चीज़ें याद रखेंगे। तो देखो, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर, ठीक है ना, फॉरेस्ट कवर, ठीक है ना, हिंदी में भी लिख देता हूँ। वन, वन बोलो या वनावरण बोलो, बात एक ही है। आच्छादित, आच्छादित क्षेत्र, आच्छादित क्षेत्र, ठीक है ना, इसको आप यह बोलते हो, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसकी एक रिपोर्ट आई थी 2017। देखो कर लेते हैं कंपैरिजन, जो 2017 की रिपोर्ट आई थी 2017, फिर आई थी आपकी 2019 में। 19 में उसमें क्या बोला गया था, जितना भी आपका जो है फॉरेस्ट कवर है 2017 में था आपका 45, ठीक है ना, 45.43%, ठीक है ना, प्रतिशत पे बात हो रही है ये, ठीक है ना। और आपका जो 2019 का आंकड़ा है वो आया था आपका 45.44%। तो आप इसमें लगा सकते हैं कि हमारी क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, ठीक है ना, फॉरेस्ट कवर एरिया में, ठीक है ना। अब ये जो फॉरेस्ट कवर होते हैं ना, ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखो ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला, ठीक है ना, चलो यहाँ पे को लिख देता हूँ, पहला, ठीक है, अति सघन वन, ठीक है ना, अति सघन वन। आप इसको 3 प्रकारों में बांट सकते हो। जैसे अति सघन वन हो गया, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है ना, अति सघन वन, अति सघन वन, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा पेड़ बहुत पास पास हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत पास पास है, ठीक है ना, बहुत ही पास पास है, तो ये वाला फॉरेस्ट अलग गिना जाएगा, ठीक है ना। अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसका जो आया था आंकड़ा 2019 का 9.44 था। कितना था, 9.44। और बाकी आता है आपका मध्यम सघन वन। देखो मध्यम सघन वन अगर आएगा ना, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन कितना है भैया, मध्यम सघन वन यह है आपका, तो कलर चेंज कर देते हैं, मध्यम सघन वन है आपका 23.94, 23.94 है आपका मध्यम सघन वन, ठीक है ना। फिर आते हैं खुले वन, ठीक है ना, खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट बोलते हो आप इसे, खुले वन, खुले वन। तो ये खुले वन कितना है, 12.06, 12.06। अगर आप इसे जोड़ोगे तो आपका जो 2000 का, अभी मैंने 19 का बताया था 45.44, ये 45.44 ही आएगा, ठीक है ना, प्रतिशत, ठीक है ना। अब देखो
आपने ये देख लिया। अब देखो बाकी आप सोचोगे यार ये तो 45.44 है, बाकी का क्या है? देखो बाकी का ना थोड़े में झाड़ियाँ हैं आपका, ठीक है ना, थोड़े में क्या है, झाड़ियाँ फैली हुई है। और बाकी का क्या माना जाएगा? बाकी का माना जाएगा नॉन फॉरेस्ट। क्या माना जाएगा? बाकी का नॉन फॉरेस्ट माना जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका इसमें आंसर हो गया पौड़ी गढ़वाल, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रीय वन नीति आई थी, ठीक है ना, राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी भैया? राष्ट्रीय वन नीति, वन नीति आई थी आपकी 1988 में। कब आई थी? 1988 में राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया था कि देश का जो कुल भूभाग, ये जो देश है इसका जो कुल भूभाग के मतलब 33% हिस्से में, 33% हिस्से में आपका क्या होना चाहिए भैया? फॉरेस्ट होना चाहिए, यानी वन होने चाहिए, ठीक है ना। अब इसके लिए अलग एक और चीज़ आप याद रखेंगे, आप याद रख सकते हैं इसे। जैसे बोला गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में पॉ लिख दे रहा हूँ, पर्वतीय क्षेत्रों में जो है 60% जो है आपके फॉरेस्ट होने चाहिए। बाकी जितने मैदानी क्षेत्र है ना, मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में आपके क्या 25% फॉरेस्ट, 25% हिस्से में क्या फॉरेस्ट होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अगर हम बात करें अभी जो अभिलेखित वन क्षेत्र होते हैं, ये तो हमने अभी बात करी थी, चलो ये वाला अलग मैंने आपको बताया जितना मेरे को याद आया। और बाकी इससे पहले जो मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट कवर, ठीक है ना, 2017 का आंकड़ा बताया था 45.43, 2019 का 45.44, ठीक है भाई। अति सघन वन, वेरी डेंस एरिया, मध्यम सघन वन, खुले वन, ठीक है ना, ये सभी क्या है? ये सभी आते हैं आपके फॉरेस्ट कवर के अंदर, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय वन नीति मैंने आपको अभी एडिशनल बता दी, ठीक है। अब देखो अब आते हैं अभिलेखित वन क्षेत्र। अभिलेखित वन क्षेत्र होते क्या हैं आपके, ठीक है ना, मतलब रिकॉर्डेड, ठीक है ना, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरिया, ठीक है ना, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है ना। अब देखो अभिलेखित वन क्षेत्र बोलते हैं इसे, अभिलेखित वन क्षेत्र, ठीक है ना, अभिलेखित वन क्षेत्र। अब देखो ये क्या होता है? ये वह वन होते हैं जिसको भैया सरकार ने भैया बोल दिया है ये वन है, इसका एरिया वो करेंगे, सरकार ने बोला है ना कि बस हमने बोल दिया सरकारी कागजों में ये वन है तो वन है। भले ही वहाँ पे भैया पूरा मैदान हो, अगर सरकार ने बोल दिया ये वन है तो वन है, भले ही वहाँ पे पूरा गांव बस गया हो, सरकार ने बोला है कि ये वन है तो है। सरकारी कागजों में कहते हैं ना भैया कि अगर तुम सरकारी कागजों में मर गए हो तो मतलब तुम मर गए हो, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ समझ लो, ठीक है ना। सरकारी कागजों में अगर बोल दिया है कि ये फॉरेस्ट एरिया है तो वह है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि यह एक लीगल टर्म है, ठीक है ना। क्या है? एक लीगल टर्म है। और जो आपका फॉरेस्ट कवर है ये एक जियोग्राफिकल टर्म है, ठीक है ना, जियोग्राफिकल टर्म है, समझ गए। अब देखो इसको भी आप तीन भागों में बांट सकते हो, ठीक है ना, तीन भागों में बांटते हैं इसको भी, अभिलेखित वन क्षेत्र को भी, ठीक है ना। एक होता है आरक्षित वन, ठीक है ना, रिजर्व फॉरेस्ट। एक होता है आपका संरक्षित वन, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। एक होता है आपका अंगीकृत यानी निहित वन कह सकते हो आप, ठीक है ना। चलो समझ गए इसे। चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। यहाँ पे हमने बहुत टाइम जो है दे दिया एक प्रश्न को। देखो चीज़ें ना थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, उनका जो बेसिक्स है ना वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है ना, आपको मिलान करना है, ठीक है ना, सूची A1 से दूसरे का आपको मिलान करना है। देखो सात ताल, तो ये तो आप बहुत आसान है, ये तो आप वैसे ही लगा दोगे। जो सात ताल है वो किधर है भैया? सात ताल आपका नैनीताल में है। आप बहुत बार घूमने भी गए होंगे, आपको पता होगा सात ताल, नैनीताल, जितने भी वहाँ की झील है, ठीक है ना, वो कहाँ है? सभी नैनीताल में है, ठीक है ना। चलो और देखो और क्या है? सात ताल, द्रोण ताल भैया, ये जो द्रोण सागर ताल है ना ये आपका उत्तरकाशी में है। कहते हैं द्रोणाचार्य ने यहीं पे जो थी वो शिक्षा दी थी, ठीक है ना। देखो डोंडी ताल, आपको डोंडी ताल भी पता होगा, ठीक है ना। अरे मैंने द्रोण ताल का उत्तरकाशी लगा दिया क्या? काशीपुर, ठीक है ना। और डोंडी ताल का कहाँ है? डोंडी ताल आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है ना, उत्तरकाशी में है, ठीक है। और बिरही ताल तो भैया आपका चमोली में ही है, ठीक है ना। चलो ये तो काफ़ी आसान प्रश्न था, आपने बता दिया होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा मतलब ए का तीसरा, ए का तीसरा किधर है? एक ही ऑप्शन में है तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है?
ठीक है ना, अलकनंदा से होता है। रुद्रप्रयाग की बात चल रही है तो ये आप सभी को पता होगा, अलकनंदा का संगम होता है वहाँ पे मंदाकिनी से। किसका? मंदाकिनी से। चलो सभी देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है ना। आप चित्र के माध्यम से देखना चाहोगे? चलो आपको पहले ऐसे बता देता हूँ, फिर चित्र के माध्यम से भी बता दूंगा, आसानी रहती है। देखो, जो केशव प्रयाग है, केशव प्रयाग भी पूछा जाता है। केशव प्रयाग, केशव प्रयाग, प्रयाग नहीं लिख रहा हूँ तो आप समझ जाना। केशव प्रयाग है अलकनंदा प्लस सरस्वती के संगम पे, ठीक है। और नंद प्रयाग, नंद प्रयाग है आपका नंदाकिनी, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा पे, ठीक है ना। और कर्ण प्रयाग जो है आपका, कर्ण प्रयाग, ठीक है ना, कर्ण प्रयाग जो है आपका वो है अलकनंदा और पिंडर नदी पे, ठीक है ना। और देव प्रयाग, तो देव प्रयाग किधर है भैया? आप सभी को पता होगा, अलकनंदा और भागीरथी पे। अलकनंदा को आप बहू कह देते हो, भागीरथी को सास कह देते हो, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं बढ़िया करके चित्र के माध्यम से। ये तो हमने ऐसे आपको बता दिया समझाने को, ठीक है ना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। अब पढ़ते हैं भैया एक चित्र के माध्यम से। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया आपका, ये बना दिया मैंने यमुनोत्री, ठीक है ना, यमुनोत्री, यमुनोत्री, ठीक है ना। जहाँ जहाँ से बगल से निकलती है वो बना दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर इस पे मैं एक अलग से टॉपिक लेके आऊँगा, गंगा नदी तंत्र कैसे चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं आपको पूरा बताऊँगा। यह अभी मैं गंगा नदी तंत्र का एक आपको खाली ऊपर से ब्रीफ दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आएगा यहाँ पे को कर दो आप गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आएगा आपका केदारनाथ, ठीक है ना, केदारनाथ कर दो यहाँ पे, केदारनाथ, ठीक है ना, केदारनाथ कर दो। फिर यहाँ पे कर दो बद्रीनाथ, ठीक है ना, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है ना। अब देखो भैया, बद्रीनाथ कर दिया आपने। अब निकालते हैं नदी, ठीक है ना। ये देखो, यहाँ से ये गई आपकी यमुना, ठीक है ना, ये गई यमुना, ये आपकी गंगोत्री ऐसे गई, ठीक है ना, गंगोत्री ऐसे आई। जो ये केदारनाथ है, यहाँ से आई आपकी, देखो ये एक नदी ये आई, अभी इसका नाम भी बताऊंगा, ठीक है ना। ये आई, देखो इसका नाम ये अगर यमुनोत्री से जाएगी तो ये होगी यमुना। गंगोत्री से क्या निकलती है? भागीरथी। और केदारनाथ से क्या निकलती है भैया बगल से? वो निकलती है आपकी मंदाकिनी, ठीक है ना। अभी मैं आप डिटेल में लाऊंगा तो सारे ग्लेशियरों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, अभी ऐसे ही देख लो आप, ठीक है ना। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के यहाँ से कौन सी निकलती है भैया बगल से? अलकनंदा, ठीक है ना, अलकनंदा ऐसे आएगी, इसमें मिलेगी और फिर यहाँ से ये गंगा बन जाती है, ठीक है ना, ये ऐसे बन गई, ठीक है ना। और यहाँ से भी एक नदी आती हैं, ठीक है ना, इसको भी देख लेंगे। ये आई आपकी कौन सी? धौली गंगा, ठीक है ना। और यहाँ से भी एक नदी आती है, ठीक है ना, इसको भी अभी देख लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से भी एक नदी आती है, ठीक है ना, एक नदी यहाँ से भी आती है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना था, ये गलत ना बन जाएगा, इसको थोड़ा सा, यहाँ से भी एक नदी आती है, ठीक है ना। अब देखो, आप चीज़ें करते हैं डिटेल में डिस्कस, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी यमुना, 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 ठीक है ना, ये हो गई आपकी यमुना, ठीक है ना। और ये हो गई आपकी गंगोत्री से कौन सी? भागीरथी निकलती है, भागीरथी, भागीरथी, ठीक है ना, भागीरथी निकलती है। फिर ये हो गई आपकी केदारनाथ से कौन सी? केदारनाथ से आपकी निकलेगी बगल से मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है ना, यहाँ पे से होगी मंदाकिनी, ठीक है ना, ये होगी मंदाकिनी। और ये तो आपको पता ही है, ये कौन सी है? अलकनंदा नदी हो गई है, अलकनंदा। चलो यहाँ पे को लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है ना, ये हो गई आपकी अलकनंदा। और ये आपकी हो गई धौली गंगा, ठीक है ना, धौली गंगा, ठीक है ना, धौली गंगा, ठीक है। अब ये हो गई धौली गंगा और ये हो गई आपकी नंदाकिनी, नंदाकिनी, ठीक है ना, नंदाकिनी, ठीक है। और ये हो गई आपकी पिंडर, कौन सी हो गई? पिंडर, पिंडर, ठीक है। अब देखते हैं ये कौन कौन से प्रयाग बनाते हैं, ठीक है ना। ये कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो बनेगा ना, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पे कौन सा बनता है भैया? बताओ मेरे को। विष्णु प्रयाग। कौन सा बनता है? धौली गंगा और अलकनंदा के जो संगम पे बनेगा वो कौन सा बनेगा? विष्णु प्रयाग, ठीक है ना। कहाँ पे लिखूँ विष्णु प्रयाग? यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, समझना, विष्णु प्रयाग, ठीक है ना, विष्णु प्रयाग, ठीक है ना, विष्णु प्रयाग बनता है धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पे, ठीक है ना। अब कलर चेंज करके बढ़ते हैं आगे,
तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अलकनंदा और जो आपका नंदाकिनी है क्या बनेगा, नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी पे बनेगा आपका नंद प्रयाग। तो यहाँ पे को लिख दे रहा हूँ नंद प्रयाग, ठीक है ना, नंद प्रयाग, समझ जाना, ठीक है, नंद प्रयाग। तो कलर चेंज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे को जो बनेगा पिंडर और आपका अलकनंदा पे, ठीक है ना, पिंडर और अलकनंदा पे कौन सा बनता है भैया, कर्ण प्रयाग, ठीक है ना, कर्ण प्रयाग, ठीक है ना, कर्ण प्रयाग बनेगा, ठीक है। फिर आप आगे चलोगे, ठीक है ना, आगे कर देते हैं आपका यही कलर बचा है, ठीक है ना, आगे कर देते हैं, ठीक है, आगे इसी कलर में कर देते हैं। आगे यहाँ पे को जो बनेगा ना मंदाकिनी और अलकनंदा पे, ठीक है ना, नहीं नहीं ये तो कर दिया ना मंदाकिनी और, देखो जो मंदाकिनी और अलकनंदा पे बनेगा वो बनेगा रुद्रप्रयाग, ये नहीं करा है, ठीक है ना, मंदाकिनी यहाँ से अलकनंदा आएगी, यहाँ से मंदाकिनी मिलेगी, तो यहाँ पे बनेगा आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है ना, रुद्रप्रयाग। थोड़ा घिच-पिच कर दिया क्या मैंने, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे बनेगा देखो आपका भागीरथी और वहाँ से आएगी अलकनंदा, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है ना, देवप्रयाग बनेगा। और इससे आगे फिर किस नाम से बढ़ेगी आपकी नदी, गंगा नाम से, ठीक है ना, किस नाम से, गंगा नाम से, ठीक है ना, देवप्रयाग से आगे, ठीक है। चलो इतना आप समझ चुके होगे। चलें फिर अगले प्रश्न की ओर। देखो थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, इसको घिच पिच कर दिया है, तो इसको आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, ठीक है ना। चलो अब देखो हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है ना, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखो वो सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी बाह्य हिमालय और शिवालिक। देखो ये दोनों में देखो थोड़ा सा खेल खेला है, शिवालिक और बाह्य हिमालय होता है आपका एक ही, ठीक है ना, बाह्य हिमालय को आप शिवालिक कह देते हो, ठीक है ना। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो हिमालयी क्षेत्र कह रहा है, तो इसको बिल्कुल आप बी ऑप्शन बिल्कुल सही लगाओगे, बाह्य हिमालय, ठीक है ना, ठीक है ना, बाह्य हिमालय ही लगाओगे आप, ठीक है ना। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, बाह्य हिमालय लगाओगे, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, नहीं इसी को देख लेते हैं। चलो डिटेल में क्या क्या होता है, कैसे बांटते हैं हम उत्तराखंड में जो है, हम कैसे मतलब हिमालयी क्षेत्रों का कैसे, भौगोलिक क्षेत्रों का कैसे बंटवारा करते हैं। देखो हम करते हैं, पहले आएगा हमारा ट्रांस हिमालय, जो कुछ भाग होता है तिब्बत में है और कुछ भाग भारत में है। चलो पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। दूसरा ट्रांस हिमालय लिख देता हूँ, ठीक है ना, हिमालय। देखो मैं हाथ से लिख रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा आपको वो होगा कि अरे लिख इतनी बेकार क्यों, मुझे महसूस हो रहा है तो तुम्हें तो होना ही चाहिए कि बेकार लिखे, ठीक है ना। चलो और देखो फिर बांटते हैं हम वृहत उच्च हिमालय करके, वृहत कह दो या उच्च हिमालय कह दो, क्या लिखें, उच्च हिमालय लिख देते हैं। चलो वृहत भी याद रखना, ठीक है ना, वृहत कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, हिमालय क्षेत्र, ठीक है ना। और फिर आता है आपका लघु, ठीक है ना, लघु ही कह दो या मध्य कह दो, ठीक है ना, लघु या मध्य कह दो, हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र। फिर आएगा आपका दून, ठीक है ना, लघु के बाद आता है दून, दून के बाद आता है शिवालिक। अब दून और द्वार, देखो जो दून और द्वार ये देहरादून वाले क्षेत्रों में, ठीक है ना, तो इसमें क्या कह देते हैं, मतलब जो पश्चिमी उत्तराखंड है इसमें इसको दून बोलते हैं, ठीक है ना। और जो आपका इधर जो आपका पूर्वी उत्तराखंड है, ठीक है ना, कुमाऊं वाला रीजन, तो इसमें क्या कह देते हैं, इसमें द्वार कह देते हैं। आपने देखा होगा ना, हरिद्वार, कोटद्वार, ठीक है ना, देखो ऐसे होता है, ठीक है। अब दून कह दिया, तो फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक क्षेत्र। अब आप शिवालिक को और क्या कहोगे, ठीक है ना, शिवालिक को आप कह सकते हो, ठीक है ना, बाह्य हिमालय, ठीक है ना, बाह्य हिमालय, या तो बाह्य हिमालय यहाँ पे लिख दो, थोड़ी सी लेक मैनेज करना, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आप भाबर, कहते नहीं थे पहले, अरे भाबर, भाबर जा रहे हो क्या, भाबर है। फिर उसके बाद आता है तराई, उसके बाद आता है तराई, फिर एक गंगा का जो है मैदानी क्षेत्र आ जाता है, ठीक है ना, गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो 8 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब सभी को देख भी लेते हैं फिर, ठीक है। ट्रांस हिमालय, देखो ट्रांस हिमालय में क्या क्या आता है आपका, आपने माड़ा नीति, माड़ा दर्रा सुना होगा, नीति, लिपू लेक, किंगरी विंगरी, ये सभी जो दर्रे हैं ना, ये इसी हिमालयी क्षेत्र में आते हैं,
ठीक है ना, इसी हिमालयी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है ना, इसका जो कुछ भाग है वो तिब्बत में और कुछ भाग भारत में है। ठीक है ना, आपने देखा होगा जब आप पिथौरागढ़ से आगे को जाओगे तो लिपुलेख दर्रा पड़ता है, तो कुछ भाग किधर है उस दर्रे का। ठीक है ना, आधा भाग इन दर्रों का किधर है भैया, उधर वो है आपका तिब्बत की ओर। ठीक है ना, आप देखो फिर आता है आपका वृहत या उच्च हिमालय। ठीक है ना, इसको आप क्या कहते हो, जो वृहत या उच्च हिमालय है इसका नाम याद रखना इसको। और आप क्या क्या कहते हो, महान हिमालय भी इसी को बोलते हो, महान हिमालय, और हिमाद्री भी बोल देते हो, हिमाद्री, हिमाद्री। ठीक है ना, ये क्या है, उच्च हिमालय या वृहत हिमालय कहते हो। ठीक है ना, फिर देखो, अब देखो इसमें क्या होता है ना, इस वृहत हिमालय में, यानी सॉरी वृहत हिमालय कह रहा हूँ, वृहत, हाँ वृहत हिमालय या उच्च हिमालय, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। ठीक है ना, जैसे आप पूरे भारत को अगर बांटोगे तो इसमें सबसे ऊंची चोटियाँ इसमें ही आएगी, जिसको आप महान हिमालय कहते हो। एवरेस्ट देख लो, ठीक है ना, कंचनजंगा देख लो। तो अब उत्तराखंड की बात करें तो हम उत्तराखंड में देखो क्या क्या आती है इसमें, जो पंचाचूली है आपकी वो भी इसी के अंदर आती है। ठीक है ना, और नंदा देवी, दूनागिरी, ये सभी क्या इसी के अंडर आती हैं। मतलब इसमें सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है किसमें, उच्च हिमालय, नाम से ही लग रहा होगा उच्च हिमालय। ठीक है ना, या वृहत हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री किसे कहते हैं, ये सभी आ जाएगा तो आप कर लेना। ठीक है ना, आप देखो फिर आता है लघु हिमालय। ठीक है ना, फिर आता है आपका लघु हिमालय। क्या आता है आपका लघु हिमालय, या इसे मध्य हिमालय भी कहते हो। ठीक है ना, इसको ये बर्फ से ढका रहता है, इसको आप कह सकते हो हिम का आंचल कह सकते हो। ठीक है ना, हिम का आंचल यानी हिमांचल। ठीक है ना, ये 9 जिलों में लघु जो हिमालय है, 9 जिले कर लो इसमें। ठीक है ना, कौन कौन से, नैनीताल, ठीक है ना, देहरादून, ठीक है ना, उत्तरकाशी, ठीक है ना, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, और रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत। ठीक है ना, और ये सभी 9 जिलों में ऐसे फैला है। ठीक है ना, और ये कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। ठीक है ना, कायांतरित और वलित। ठीक है ना, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे वलित पर्वत क्या होते हैं। ठीक है ना, और तभी इन क्षेत्रों में, ये कायांतरित चट्टानों से निर्मित है, तभी इन क्षेत्रों में अधिकतर क्या पाया जाता है, तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, ये सभी चीज़ें खनिज तत्व मिलते हैं। ठीक है ना, चलो अब देखो, इस आपने सुना होगा कि लघु हिमा, आपने भीमताल का नाम सुना है, नैनीताल, सातताल, ये सभी जो है आपने सुना है। तो ये क्या आती हैं, ये सभी झीलें इसी के अंडर आती हैं, किसके भैया, लघु हिमालय के अंडर आती हैं। ठीक है ना, चलो इतना आप समझ गए। अब देखो आता है दून। दून आपने अब पढ़ लिया भैया, ये हो गया आपका उच्च हिमालय, और ये हो गया आपका लघु हिमालय, ये हो गया आपका दून। तो दून के बाद आता है शिवालिक। तो ये जो बीच वाली घाटी होगी ये क्या कहलाएगी भैया, आप सीधे से आप बता दोगे, ये दून कहलाएगी। ठीक है ना, तो इसी दून में, आप दून की बात करते हैं हम, तो दून में क्या आएगा भैया, देखो दून में जो पश्चिमी उत्तराखंड का, मैं इसको, दून में क्या क्या आ जाता है, जो है कोटा दून आ जाता है, हरकी दून, देहरादून। ठीक है ना, पश्चिमी उत्तराखंड में इसको दून कहते हैं। ठीक है ना, तथा पूर्वी में क्या कह दोगे इसको, पूर्वी में आप कहोगे इसको द्वार कहते हो। द्वार आपने सुना होगा ना, कोट द्वार, हरिद्वार। ठीक है ना, ये सभी क्या है आपका पूर्वी में आ जाता है। ठीक है ना, चलो इतना आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं हम शिवालिक पे। ठीक है ना, चलो शिवालिक पे आ जाते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, शिवालिक पे आ जाते हैं। तो शिवालिक यानी बाह्य हिमालय, शिवालिक यानी बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। शिवालिक को क्या कहोगे आप, बाह्य हिमालय। ठीक है ना, मतलब सबसे नीचे वाला हिमालय होता है बाह्य, इस साइड बाहर को। ठीक है ना, इसको आप मैनाक पर्वत भी कह सकते हो। ठीक है ना, मैनाक पर्वत पूछा जाता है, मैनाक पर्वत किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो आप कहोगे शिवालिक पर्वत को। अब ये 7 जिलों में है, जैसे देहरादून, हरिद्वार, टेहरी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल या चंपावत। ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे नदी चली थी ना, ऐसे आपकी एक नदी बही। ठीक है ना, क्या शिवालिक बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे नदी बही तो नदी क्या बना देती है भैया, उसकी जो नदी के पानी के कारण क्या हो जाते हैं, लगातार क्या हो जाता है, क्षेत्र क्या खंडित होते गए। ठीक है ना, मतलब बिखरते गए, और उनकी जो अवस्था थी वो कतई फैल गई। ठीक है ना, जिसके कारण क्या हुआ, कई गहरी घाटियां बन गई। ठीक है ना, कई गहरी घाटियों का निर्माण हुआ था। ठीक है ना, शिवालिक उसमें। ठीक है ना, अब इसमें आप देख सकते हो। ठीक है ना, इसमें संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी यही है। ठीक है ना, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही है, क्योंकि क्या होता है ना, ऊपर से आपका क्या आता है, आपका मानसून आता है, ये हिमालयी क्षेत्रों से मानसून बना। अभी मैं दक्षिण वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर हिमालय वाले से मानसून बना, तो क्या होगा,
ये सबसे इधर को आएगा। ऊपरी क्षेत्रों में तो कम कम से कम होता है, फिर सब ये वर्षा कर देता है किधर, शिवालिक क्षेत्रों में सारे पूरा पानी डाल देता है। ठीक है ना, समझ गए इतना। चलो अभी हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा आपका हिमालयी क्षेत्रों पे। ठीक है ना, और आपका जो नदी तंत्र होते हैं उन पे भी एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। ठीक है ना, शिवालिक की बात कर ली। अब इसके बाद क्या बोला था हमने, शिवालिक के बाद आपका आता है भाबर क्षेत्र। एक चीज़ याद रखेंगे, बहुत घिसपिच हो गया, थोड़ा सा साफ कर दिया मैंने। ठीक है ना, इसमें आपका सही आंसर है बाह्य हिमालय। ठीक है, अब देखो, अब बात करेंगे भाबर क्षेत्र की। क्या, भाबर क्षेत्र की। ठीक है ना, भाबर क्षेत्र में क्या क्या आता है, जो देहरादून से चंपावत तक का जो नीचे का इलाका है अब वो आ जाता है। क्या होता है ना, नदियाँ आई। ठीक है ना, ऊपर से पहाड़ों से नदियाँ आई तो नीचे क्या आया भैया, जो थोड़ा कंकड़ पत्थर आए ना, कंकड़ पत्थर। देखो एक एक तरीका होता है, ऊपर से नदी आएगी तो यहाँ पे थोड़े जो स्थान है नीचे वाले, यहाँ पे वो आपने भारी भारी चीज़ें दे देगी जहाँ पे कम ढलान है। फिर थोड़ा सा आगे जाएगी तो यहाँ पे और थोड़ा सा और अपना रेता दे देगी बलुआ वाला। ठीक है ना, फिर थोड़ा सा और नीचे जाएगी गंगा के मैदानों पे तो कतई बारीक वाला रेता आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप समझना। ठीक है ना, अभी यहाँ पे क्या बात चल रही है, कंकड़ पत्थर और बालू से निर्मित हो जाता है। ठीक है ना, नदियों से, इसको भाबर क्षेत्र कहोगे आप। ठीक है ना, भाबर क्षेत्र में जो देहरादून चंपावत है, ये देखा होगा आपने, ज़्यादा पहाड़ नहीं मिलेंगे आपको नीचे की साइड। ठीक है ना, और और यहाँ पे आप इतना याद रखो, चलो इसमें इतना ही याद रखना। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आपका, हम बढ़ते हैं अभी, इसके बाद देखा था हमने तराई क्षेत्र को। ठीक है ना, तराई क्षेत्र ही बोला था ना इसके बाद, या मैंने गंगा का मैदान, अगर गंगा का मैदान बोला था तो लास्ट में। ठीक है ना, तराई क्षेत्र, इसके बाद आएगा आपका तराई क्षेत्र। तो देखो जो तराई क्षेत्र आता है ना, तराई क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा आपका, एक और बात ध्यान रखना है, तराई क्षेत्र में पाया जाता है पाताल तोड़। ठीक है ना, पाताल तोड़, पाताल तोड़ कुएं। ठीक है ना, पाताल तोड़ कुएं, नाम से कितना डेंजर लग रहा है ना, पाताल तोड़ कुएं। ठीक है ना, देखो तराई क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये सभी आ जाते हैं। अगर प्रमुख की बात करता हूँ क्या क्या आता है तराई क्षेत्र में, जैसे रुद्रपुर आ गया। ठीक है ना, सितारगंज, काशीपुर, खटीमा, ये सभी आ जाता है। जो बाजपुर वाला इलाका है ये भी आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ फसल अच्छी होती है। ठीक है ना, आपको लग ही रहा होगा तराई। ठीक है ना, फिर देखो ये आ जाता है। यहाँ जो है, मैंने अभी क्या कहा था, ऊपर से नदी आएगी, यहाँ पे वो छोटे कंकड़ जो भारी भारी है वो चीज़ थोड़ा सा मैदानी क्षेत्रों में ला देगी, जैसे कंकड़ बालू पत्थर, तो ये इससे क्या बनेगा आपका भाबर क्षेत्र बनेगा। फिर थोड़ा सा आगे चलेगी नदी तो क्या करेगी, जो बालू पत्थर है महीन वाला वो यहाँ फेंकेगी, और छोटे छोटे और कणा फिर ने यहाँ फेंकेगी। ठीक है ना, वो हो गया आपका क्या, तराई क्षेत्र। तो यहाँ क्या पाया जाएगा भैया, जो है बारीक बालू से निर्मित वाला क्षेत्र होगा ये। ठीक है ना, फिर और महीन वाला ये हो जाएगा आपका गंगा का मैदान हो जाएगा, हरिद्वार रुड़की रुड़की वाला जो एरिया है, उपजाऊ, ज़्यादा उपजाऊ होगा ये। ठीक है ना, क्योंकि ये गंगा के मैदान के किनारे है तो यहाँ गन्ना गेहूँ धान अच्छा होगा। ठीक है ना, चलो अब इतने देख लिया, चलो एक बार भारत का भी देख लें क्या। चलो टाइम कितना हो गया, 28 मिनट हो गए और हमने 4 प्रश्न करे। चलो कोई बात नहीं, आपको क्या ज्ञान मिलना चाहिए। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब कर ही देना। फिर अब क्या ही कहूँ ना, ऐसा ही कहते हैं सब्सक्राइब बढ़ाने को ना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे अभी तक ना। लगभग पिछली वीडियो में 2000 लोगों ने देखा और 2000 में से मात्र 40 लोगों ने सब्सक्राइब करा है, वो भी 1 महीने के अंदर की बात कर रहा हूँ। देख रहे हैं कितनी बुरी स्थितियों से गुजर रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। अगर पसंद नहीं आएगी तो यार सीधी सी बात है, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, और पसंद आएगी तो आप वैसे ही कर दोगे। तो इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कि हाँ लाइक करो सब्सक्राइब करो, लाइक करो सब्सक्राइब करो, ऐसे डरा धमका के ना। चलो अब बात करते हैं भारत में कैसे विभाजित होता है। देखो भारत में विभाजित होगा आपका हिमालय पर्वत एक श्रृंखला विभाजित होगी, हिमालय। ठीक है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला करके एक चीज़ विभाजित होगी। फिर उत्तरी मैदान, जो उत्तर का मैदान होता है ना, उत्तरी मैदान बोल लिख लो यार, उत्तर का मैदान नहीं, उत्तर मैदान, उत्तरी मैदान कर लो। ठीक है ना, फिर आएगा प्रायद्वीप। ठीक है ना, प्रायद्वीप पठार कर लो इसे, प्रायद्वीप पठार। ठीक है ना, प्रायद्वीप पठार। फिर आएगा आपका भारतीय मरुस्थल, जो मरुस्थल है ना, भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल। ठीक है ना, मरुस्थल। फिर आता है आपका तटीय मैदान। अगर आपको पता नहीं है ये क्या होता है तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार,
तो आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, बाकी मैं आपको अभी बता देता हूँ। चलो एक बार नक्शे के माध्यम से देख लेते हैं। अब टाइम तो लग ही गया है, 29 मिनट हो गए हैं, टाइम लग ही गया है, तो एक बार नक्शा भी देख लो। तो मेरे से गलत नक्शा बनेगा तो देखना, मेरे को नक्शा बनाना इतना परफेक्ट तो नहीं होगा, फिर भी आपको समझने के लिए बना रहा हूँ हाँ मैं। और मेरी आर्ट तो सबसे बेकार थी, ठीक है ना, सबसे बेकार थी। ये हो गया आपका, यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाने को बता रहा हूँ और मेरी आर्ट में मत जाना, ठीक है ना। तो देखो ये आ गया, जो ये वाला एरिया होगा ना, ये वाला, यहाँ पे तो आ गया आपका नेपाल, ठीक है ना, यहाँ पे नेपाल आ गया, नेपाल। और ये जो एरिया हो गया नेपाल से टच होते हुए, ठीक है ना, ये यहाँ से गया, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है ना। ये किस में आ गया, ये हिमालय रेंज आ गया, ठीक है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला अभी बात कर रहा था, हिमालय रेंज आ गया, ठीक है ना, हिमालय रेंज आ गया, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद आएंगे हम, ठीक ना, उत्तरी मैदान पे। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ठीक है ना, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया जो आ गया, ये आ गया आपका उत्तरी मैदान में ना, उत्तरी मैदान, ठीक है ना, उत्तरी मैदान, ठीक है ना, उत्तरी मैदान पे। और आपका ये वाला जो एरिया होगा, ये यहाँ पे कोई छोटा सा ये यहाँ आता है, ठीक है ना, ये आता है आपका थार मरुस्थल वाला, ठीक है ना, थार मरुस्थल वाला, ठीक है ना। और ये जो पूरे ही है, यहाँ से साइड साइड से एक लाइन निकाल दो कोने कोने, तो आपका क्या बन जाएगा। चलो इस कलर में साइड से लाइन निकालते हैं, यहाँ पे से, ठीक है ना, ये यहाँ से एक साइड से ऐसे ऐसे लाइन निकाल दो, ठीक है ना, ये यहाँ से, और ये प्रायद्वीपीय पठार के यहाँ से। तो ये क्या है भैया आपका, ये है आपका तटीय मैदान। क्या है, तटीय मैदान, तट पे है ना, समुद्र के तट पे एकदम। तो ये जो जितने में ये फैला है, ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा और आगे करते हैं इसको, समझ जाना, ये सिर्फ आपके समझने को कराया है मैंने, परफेक्ट तो नहीं बन पाएगा मेरे से, मेरी जो है आर्ट बहुत ही ख़राब है, ठीक है ना। चलो ये हो गया आपका तटीय मैदान, ये हो गया आपका तटीय मैदान, ठीक है, मैदान। अभी बचा क्या है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो बीच वाला होगा ना, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। चलो इतना आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है ना, सर्वाधिक उपयुक्त है बता रहा है। तो देखो आपने, वैसे चाय की खेती के लिए अगर कभी आ जाएगा तो उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी मानी जाती है, ठीक है ना। अगर लेटेराइट आता तो आप लेटेराइट भी लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है भैया, चारागाही मृदा, भूरी लाल और पीली मृदा, जो है बालुई मृदा। देखो इस जो आपकी लेटेराइट मिट्टी है ना, इसको आप क्या कह देते हो, बलुई मिट्टी कह देते हो। लेकिन क्या है, अब इसमें सही नहीं लगाओगे आप ऑप्शन सी, क्योंकि क्या है इसमें हल्की लिखा है, चिकनी और कछारी मृदा भी लिखा है, तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो जो कछारी मिट्टी होती है ना, वो आपकी, उसको आप बांगर मिट्टी भी कह सकते हो, बांगर मिट्टी भी कह सकते हो, ठीक है ना। देखो इसमें चाय की खेती के लिए क्या चाहिए होता है, पहले तो आप ये समझो। देखो उसके लिए ना एक आपको हल्के अम्लीय भूमि चाहिए होती है, ठीक है ना। चलो कलर चेंज करके बताता हूँ, हल्की अम्लीय भूमि चाहिए होती है, ठीक है ना, हल्की अम्लीय भूमि चाहिए होती है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर उसमें से अच्छी तरीके से, ये खेत है मान लो, अगर इसमें से अच्छी तरीके से पानी नहीं जाएगा, तो जो चाय के पौधे होंगे ना, उनमें क्या हो जाएगा, वहाँ पे जल भराव के कारण वो पौधे क्या होंगे, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कतई एक दिन में, ठीक है ना। तो क्या होगा, पानी मतलब, इसीलिए तो चाय अधिकतर देखा होगा आपने पहाड़ों में होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ के जो खेत होते हैं इसी प्रकार होते हैं कि उनमें ज़्यादा पानी जो है जमा नहीं होता है, समझ रहे हो ना, ज़्यादा पानी जमा नहीं होता है। तो इसीलिए जो पहाड़ के खेत हैं वहाँ चाय ज़्यादा होती है, ठीक है ना, चाय ज़्यादा होती है। मतलब कहने का क्या, उष्ण कटिबंधीय जलवायु उपयुक्त मानी जाती है चाय के लिए, ठीक है ना। चलो आशा करता हूँ इससे आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब आते हैं भैया हम और चीज़ों पे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, अब बात आई है भैया चाय की, तो चाय को भी देख लेते हैं फिर। तो उत्तराखंड में चाय की
खेती के लिए अनुकूल सर्वप्रथम जो है ना किसने वो करा होगा, मतलब बोला होगा कि यार उत्तराखंड जो है ना वो चाय के लिए बहुत ही अनुकूल है भैया ना, तो वहाँ चाय करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बताया था वो बताया था विशव हैबर ने। ठीक है ना, विशव हैबर ने, किसने बताया था? विशव हैबर ने, हैबर ने, हैबर ने। देखो मैं भी एकदम सवेरे उठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ, टाइम दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे दिख रहा है आपको 8:15 हो रहे हैं। सवेरे उठ के मैंने सोचा यार एक आपको पढ़ा दूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद जो है मैं अदर काम करूँगा। ठीक है ना। तो देखो किधर गए थे हम, चाय की खेती पे थे ना। चलो देखो, तो क्या होता है ना, विशव हैबर, विशव हैबर हमारा क्या है, अनुकूल बताता है कि अच्छा भैया उत्तराखंड जो है वो चाय के लिए अनुकूल है। ठीक है ना, अनुकूल है। फिर क्या होता है, सर्वप्रथम सबसे पहले जो चाय की खेती प्रारंभ होती है 1834 से 35 के बीच में होती है। ठीक है ना, 1834 से 35 के बीच में होती है। और बीज कहाँ से आता है, बीज आता है चीन से। ठीक है ना। अब चीन से डायरेक्ट तो कोई लाएगा नहीं, डायरेक्ट आता है कोलकाता से, कोलकाता से इधर पहुँचाया जाता है। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले जो चाय की खेती हुई थी वो हुई थी आपकी किधर भैया, वो हुई थी अल्मोड़ा और नैनीताल में, यानी लक्षेश्वर। ठीक है ना, लक्षेश्वर और भरतपुर का जो आसपास का है वहीं पे को हुई थी। ठीक है ना, अल्मोड़ा और नैनीताल में चाय की खेती सर्वप्रथम शुरू हुई थी। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है। ठीक है ना, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है ना, यह क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है ना। और एक और चीज़, ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसमें बताओगे आप कितने कहाँ पे किसकी जनसंख्या के आधार पे बताना है। ठीक है ना। और देखो, और कमेंट करना मेरे को, लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है उत्तराखंड में, लिंग अनुपात। ठीक है ना, उसके बाद सबसे कम भी बता दो। फिर इतना कर ही दिए हो तो मालिक, अब इतना कर ही दिए हो तो ये भी कर देना। ठीक है ना। चलो, और अभी बता दूं मैं इसमें से, चलो और आसान कर देता हूँ। ठीक है ना, छठा तो नहीं है। ठीक है ना। चलो अब देखो, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन, सातवां प्रश्न में हम, कौन सी जनजाति तिब्बत में व्यापार करती थी? ये तो आप बिल्कुल सही लगाएंगे, इसमें तो गलती बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, कौन सी जनजाति थी वो, भोटिया जनजाति। ठीक है ना, शौका भी कह देते हो आप। ठीक है ना, उपजाति कौन कौन सी थी भोटियाओं की, मारछा, तोलछा, शौका, जाड़ आदि, ये सभी क्या थी, उपजातियां हैं इनकी। ठीक है ना। एक हुणिया व्यापार होता था। ठीक है ना, जो तिब्बत से ना क्या होता था, तिब्बत के जो हुणिया व्यापारी थे, तिब्बत के जो, तभी तो हुणिया व्यापार कहते थे, तिब्बत के जो हुणिया व्यापारी थे ना, हुणिया व्यापारी थे, वो भोटियाओं से व्यापार करते थे। ठीक है, हुणिया व्यापारी क्या करते थे, भोटियाओं से व्यापार करते थे। फिर क्या हुआ भैया, ऐसा क्या हुआ कि ये व्यापार बंद हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो भैया, हुआ था 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच, तो इसी ने इस व्यापार को समाप्त कर दिया। ठीक है ना, समाप्त कर दिया। ठीक है ना, 1962 में हुआ था ना भारत और चीन का युद्ध, तभी से ये व्यापार हमारा बंद हो गया। ठीक है ना। अब देखो, वो जो भोटिया जनजाति है ना उत्तराखंड की, ये पुरानी जनजाति मानी जाती है, सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। ठीक है ना। अब देखो इसमें एक पौड़ा नृत्य होता है, पौड़ा नृत्य, ये भी पूछा जाता है, पौड़ा नृत्य। तो पौड़ा नृत्य कब करते हैं, ये विवाह के अवसर पर करते हैं पौड़ा नृत्य। ठीक है ना, विवाह के अवसर पे क्या करते हैं, पौड़ा नृत्य। ठीक है ना। और इसमें एक और चीज़ मनाई जाती है। ठीक है ना, कंडाली, कंडाली आपने नाम सुना होगा, कंडाली उत्सव, उत्सव। ठीक है ना, कंडाली उत्सव मनाया जाता है, हर 12 साल के बाद मनाया जाता है। ठीक है ना, हर 12 साल के वर्षों के अंतराल में। ठीक है ना। चलो इतना हो गया, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तो भैया बहुत ही आसान है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, अब जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कूली बेगार न देने की शपथ ली, कूली बेगार न देने की शपथ ली? तो इसको तो आप गलत कर ही नहीं सकते हो, आपको पता होगा इसका आंसर बागेश्वर, क्योंकि जो 13 और 14 जनवरी 1921 को ना उत्तरायणी मेला लगता है बागेश्वर में। क्या लगता है बागेश्वर में, उत्तरायणी मेला लगता है ना, उत्तरायणी मेला जो लगता है बागेश्वर में।
ठीक है ना, 13 या 14 जनवरी, 13 या 14 जनवरी, ठीक है ना, जनवरी दोनों में से एक ही डेट आएगी, दोनों नहीं आएगी, ठीक है ना, 13 या 14 जनवरी। तो कौन कौन थे वहाँ पे? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल, ठीक है ना, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल, ठीक है ना, चिरंजी लाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के जितने भी दस्तावेज थे ना वो सरयू नदी में बहा दिए, सरयू नदी में बहा दिए, सरयू नदी में बहा दिए। अब देखो बात आई है बागेश्वर की। तो बागेश्वर के बारे में, अब बागेश्वर को पुराना नाम क्या कहते थे? बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर। और इसको क्या कहते हैं बागेश्वर को? उत्तर का वाराणसी, उत्तर का वाराणसी, वाराणसी, ठीक है ना, वाराणसी कहते हैं, ठीक है ना। और किस नदी पे है ये? सरयू और गोमती नदी पे है, सरयू और गोमती नदी पे है, ठीक है ना, सरयू और गोमती नदी के संगम पे बसा है भैया बागेश्वर, ठीक है ना। 1997 में क्या बना था? ये जनपद बना था। अब मेरे को बताओगे 1997 में कौन कौन से जनपद बनाए गए थे? मेरे ख्याल से दो और होंगे, ठीक है ना, जो 1997 में बनाए गए थे। तो उनका नाम क्या करोगे आप? कमेंट बॉक्स में बताओगे मेरे को, ठीक है ना। देखो आपका ही फायदा है, आप जितना सीखना चाहोगे ना तो आप सीख सकते हो। तो आप जितना कमेंट करोगे, वैसे आप कमेंट में बता भी सकते हो वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है ना, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो देखो और क्या क्या है भैया बागेश्वर में, ये भी आपको तुरंत याद आना चाहिए। आपने, अगर आपको लगा होगा कि अच्छा उत्तरायणी का मेला, तो आपने देखा होगा वहाँ एक मंदिर है, बागनाथ मंदिर, ठीक है ना, बागनाथ मंदिर, बागनाथ मंदिर, ठीक है ना। बागनाथ मंदिर किसको समर्पित है भैया? शिव को समर्पित है, ये आपको पता होना चाहिए। और किसने बनाया था? लक्ष्मी चंद ने बनाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, लक्ष्मी चंद ने बनाया था, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं बैजनाथ। वैसे बैजनाथ मंदिर तो मैं भी गया हूँ ना, बैजनाथ मंदिर इन कौसानी से थोड़ा सा ही आगे है, ठीक है ना, बैजनाथ मंदिर। मंदिर तो ये कत्यूरों की राजधानी रही थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये गोमती के तट पे है, कहाँ है? गोमती के तट पे, ठीक है ना, गोमती के तट पे है, ठीक है ना। और इसको आप, इसके बाद देखो और देखते हैं और मंदिर, कोट भ्रामरी मंदिर, ठीक है ना, कोट भ्रामरी मंदिर भी याद रखना, ठीक है ना। और ये बैजनाथ मंदिर है ना, चलो इसमें बाकी एडिशनल कुछ याद नहीं आ रहा है तो बाद में करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो कोट भ्रामरी मंदिर जो है ना वो कत्यूरी शासकों की जो अष्टधात्री कुल देवी थी ना, वो उनको माना जाता है, ठीक है ना। कोट भ्रामरी, कोट भ्रामरी मंदिर, कोट भ्रामरी मंदिर, ठीक है ना, कोट भ्रामरी मंदिर, भ्रामरी मंदिर, ठीक है ना, मंदिर। देखो जब कभी तुम पढ़ते हो ना तो एक बार क्या करा करो ना, किसी पे उतना खास विश्वास मत किया करो कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट पढ़ा रहा है। अगर आपको थोड़ा सीखना है ना तो अपने हिसाब से, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको थोड़ा सा डाउट हो ना, तुरंत जाना मोबाइल में या किसी चीज़ में तो सर्च मारना क्या ये सर ने बिल्कुल सही पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। अगर डाउट होगा तो, ठीक है ना, अगर डाउट नहीं है तो भैया अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर डाउट है तो बिल्कुल जाना सर्च मारना, और डाउट होगा तो कमेंट करना सर ये आपने गलत बोल दिया, या आप कैसा पढ़ा रहे हो, कुछ भी कह सकते हो, आप स्वतंत्र हो, ठीक है ना। तो देखो उत्तरायणी मेला इधर ही लगता है बागेश्वर में। और क्या है बागेश्वर में? देखो बागेश्वर में ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, ये कैसे भूल गया मैं, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, ठीक ना, और सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर। और एक पास भी है, उसका नाम भी आप बताओगे, एक कमिश्नर के नाम पे पास नहीं है, उसका नाम आप मेरे को बताओगे। लो और हिंट क्या दूँ आप मैं आपको, नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित है, तो देखो ये होगा आपका कोटेश्वर बांध जो रिलेटेड है टिहरी डैम के थोड़ा सा आगे है, तो होगा हमारा इसमें सही आंसर भागीरथी, ठीक है ना, भागीरथी, ठीक है ना। तो देखो कोटेश्वर बांध जो है ना वो टिहरी जो डैम है ना उसके जो आगे, मतलब डाउन स्ट्रीम में, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम तो पता होगा, डाउन की तरफ जाती हो आप, और उसके लगभग 22 किलोमीटर आगे है, ठीक है ना, 22 किलोमीटर आगे है डाउन स्ट्रीम पे, ठीक है ना। चलो और ये गुरुत्वाकर्षण बांध है, और क्या ही बताऊँ अब इसके बारे में। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, तो उत्तराखंड है उसमें प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, वो किया गया था भैया कहाँ? लाल कुआं हल्द्वानी जनपद, और आपका हल्द्वानी दो जगह है क्या इसमें? हल्द्वानी, रुको, हाँ हाँ, कोई से भी हल्द्वानी में लगा दो, ऑप्शन सी, ठीक है ना, हल्द्वानी में, ठीक है ना, या ऑप्शन डी, ठीक है ना, बात सेम ही है। ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी इसने?
ठीक है ना, इसमें भी दिया है क्या? अच्छा अच्छा, अरे ये क्या चक्कर है, मैंने गलत पढ़ दिया क्या? सॉरी 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 सॉरी। देखो यही होता है, थोड़ा सा जल्दबाजी करो ना, मेरे को थोड़ा सा लेट हो रहा है ना, तो जल्दबाजी हो गई थी। ठीक है ना, क्योंकि बाहर से कोई मेरे को अभी खटखटाया था, तो अभी जाना है। तो अभी मैं आपको 10 ही प्रश्न कराऊंगा, ठीक है ना। तो देखो, ये हरिद्वार लिखा है, मैंने इसको हल्द्वानी पढ़ दिया था, सॉरी सॉरी, वही तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं ये जो लोअर पीसीएस वाले, ये तो हो ही नहीं सकता। तभी मैंने ऊपर चेक करने को करा था, इंग्लिश में देखा, मैंने कहा हरिद्वार लिखा है। अभी देखो जल्दबाजी, सॉरी इसके लिए बहुत तहे दिल से माफ़ी। ठीक है, चलो। और एक और बात ध्यान रखनी है आपने, जो आपने बताना है जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो किधर है। चलो ये मैं ही बता देता हूँ, बाकी आपसे आगे का प्रश्न पूछ देता हूँ, ठीक है ना। कहाँ है भैया? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? करनाल में। करनाल में, ठीक है ना, करनाल हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा। और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, ठीक है ना, 1955 में ही हुई थी, हाँ। ठीक है ना, क्या बोलते हो आप इसको? NDRI, ठीक है ना। चलो, और ठीक है ना, और क्या ही बताऊँ आपको, ये प्रश्न आप मुझे बताओगे, ठीक है, 11वां प्रश्न आप मुझे बताओगे। बाकी अगर आप कमेंट करते हो सर और आगे के प्रश्न कराओ, जितने पूरा पेपर करा दो, तो मैं पूरा पेपर कराऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, व्यूज़ ज़्यादा आ नहीं रहे, लोग देख नहीं रहे हैं ना, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो लगता है कि यार कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, लोगों को पसंद नहीं आ रही है क्या। एक तो होता है ना, अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, तो मेरा तरीका अलग है थोड़ा सा, ठीक है ना, कहीं वो दिक्कत तो नहीं कर रहा है लोगों के लिए, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं, ये वाला आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। देखो, और एक और चीज़ बताना इस प्रश्न के साथ, ठीक है ना। वैसे मैं एक हिंट दे देता हूँ, इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो आप वैसे आपको पता ही चल जाएगा जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल, इन्हीं जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सभी से ये हिंट नहीं हुआ वैसे, ठीक है ना। तो देखो, और एक और बात बताना आप मेरे को, उत्तर प्रदेश जो जमींदारी प्रथा उन्मूलन है और उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून है, उससे कैसे रिलेट करते हैं चौधरी चरण सिंह? चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है ना, सिंह जी, ठीक है ना, कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है ना, किससे? उत्तर प्रदेश जमींदारी प्रथा उन्मूलन से और उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून से कैसे रिलेट करते हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है, ठीक है ना। जिसने मुझे यह बताया उसको मैं गिफ्ट दूंगा। चलो ये ऐसा कह सकता था मैं, लेकिन नहीं दूंगा, वैसे भी ना बोलने वाली बात होती है। चलो यहीं पे बातें बातें ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरे को अभी कहीं जाना है। तो मैं अभी आपको मात्र 10 प्रश्न करा के जा रहा हूँ। अगर आपको और आगे को करना है तो अभी मैं जैसे वापस आऊँगा 1-2 घंटे बाद, तो मैं फिर आपको पूरा पेपर हल करा दूँगा, ठीक है। चलो धन्यवाद, यहीं पे आप सभी का तहे दिल से।